Good evening and welcome to the Saturday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. Today we'll also be taking calls from you, our listeners, and any queries that you may have on economic, business and stock market news. But do remember that we don't address stock or company-specific queries. The numbers to call us on are 2331-4444, 2371-7106 or 2371-7117. And those of you who would be calling us from outside Delhi, please prefix 011. My name is Rajesh Lake and with me is my co-anchor in Hindi, सोनू सूद। धन्यवाद राजेश। नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। रोज की तरह आज भी हम ताजा आर्थिक खबरें आप तक लाएंगे। श्रोताओं, आज शनिवार है और प्रत्येक शनिवार की तरह हम आपके प्रश्नों को सीधे प्रोग्राम में शामिल करेंगे। आप हमसे आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार से जुड़े किसी भी मुद्दे पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, परंतु याद रखिएगा कि हम किसी विशेष कंपनी या स्टॉक के बारे में जानकारी इस कार्यक्रम में नहीं दे पाएंगे। प्रश्न पूछने के लिए हमारे नंबर हैं 23314444, 23717106 और तीसरा नंबर है 23717117। दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबरों से पहले एसटीडी कोड 011 भी डायल करें। आपके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए आज कार्यक्रम में ऑनलाइन आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ शरद कोहली। शरद जी नमस्कार, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। वेलकम शरद। धन्यवाद सोनू, धन्यवाद राजेश और सभी श्रोताओं को मेरा अभिनंदन। और अब सबसे पहले हेडलाइंस के साथ है राजेश लेख। Government's push for self-reliance driven by a vision of contributing to global prosperity, says Prime Minister Narendra Modi. President Ramnath Kovind appeals to the industries to come forward to help the government in reducing carbon emissions. And at the Wall Street, the Dow declines 1.1% on inflation worries. आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने का सरकार का प्रयास वैश्विक समृद्धि में योगदान की परिकल्पना से संचालित है, कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उद्योग जगत से अपील की कि वे कार्बन उत्सर्जन कम करने में सरकार की मदद करें। और वॉल स्ट्रीट में मुद्रास्फीति पर चिंताओं के बीच डाउ जोन्स सूचकांक 1.1% की गिरावट में रहा। शुरुआत करते हैं आज की पहली खबर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने का सरकार का प्रयास वैश्विक समृद्धि में योगदान की परिकल्पना से संचालित है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि 130 करोड़ देशवासियों ने भारत को आत्मनिर्भर बनाने का फैसला किया है। श्री मोदी ने कहा कि एनडीए सरकार प्रत्येक भारतीय की परवाह करती है और जन केंद्रित तथा मानवीय दृष्टिकोण से संचालित है। प्रधानमंत्री ने कहा कि रक्षा क्षेत्र में कई सुधार लागू किए गए हैं। इनमें स्वदेशीकरण, रक्षा गलियारों का निर्माण और रक्षा निर्यात को बढ़ावा देना शामिल हैं। उन्होंने कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र से प्रेरित एनडीए सरकार ने गरीबों, युवाओं, किसानों, महिलाओं और वंचितों की सहायता के लिए जन हितैषी शासन को बढ़ावा देने के लिए कई प्रयास किए हैं। प्रधानमंत्री ने पिछले 8 वर्ष के दौरान की गई विभिन्न पहल और सुधारों के बारे में अपनी वेबसाइट NarendraModi.in और MyGov से कुछ लेख और ट्वीट साझा किए। ये आत्मनिर्भर भारत, शासन के जन केंद्रित तथा मानवीय दृष्टिकोण, रक्षा क्षेत्र सुधारों और जन हितैषी शासन के बारे में है। We've got two callers online with us, one from Mumbai and the other from Rewari. First, we go to Jaipal from Rewari. We welcome you. Please ask your question. मार्केट मंत्रा टीम को, कोहली सर को नमस्ते। नमस्कार। कोहली सर, मेरा प्रश्न ये है कि कई बार ये सुनने में आता है कि अमेरिकी ब्रेंट और क्रूड, तो क्या ये जो ब्रेंट और क्रूड में फर्क रहता है क्या ऑयल के, कच्चे तेल के मामले में? जी हाँ जयपाल जी, अच्छा सवाल पूछा है। बहुत लोगों के मन में डाउट रहता है। देखिए, ब्रेंट जो है वो अमेरिका में जो क्रूड निकाला जाता है उसको हम WTI कहते हैं, वेस्टर्न टेक्सास इंटरमीडिएट, और जो बाकी के दुनिया के हिस्से में निकाला जाता है उसको हम बोलते हैं ब्रेंट। तो ब्रेंट थोड़ा सा मीठा होता है, उसकी जो प्रोडक्टिविटी होती है वो थोड़ी सी WTI के मुकाबले बेटर होती है। इसलिए भी आप जब भी कीमत देखेंगे
तो आपको ब्रेंट महंगा दिखेगा, WTI थोड़ा सस्ता दिखेगा। तो ये उसकी आप समझिए कि क्वालिटी के कारण है, थोड़ा सा फर्क होता है दोनों में, इस कारण से आपको ये डिफरेंस दिखता है और इसी वजह से आपको प्राइस में डिफरेंस दिखता है। दूसरे वाले को WTI कहते हैं, जो अमेरिका के टेक्सास में प्रोड्यूस किया जाता है। और आइए चले मुंबई, जहां से हमारे श्रोता आशीष हमारे साथ हैं। नमस्कार, सवाल पूछिए। हाँ, मुझे शरद जी से पूछना था, एक टर्म्स यूज होते हैं बहुत टाइम, हेडविंड और टेलविंड, तो ये दोनों का मीनिंग क्या है? मतलब बिजनेस में बोला जाता है हेडविंड और टेलविंड का मतलब क्या इम्पैक्ट है? देखिए, हेडविंड जैसा कि नाम ही बहुत स्पष्ट करता है, जब ये बेसिकली एरोप्लेन से आया है, जब जहाज उड़ रहा होता है और हवा उसके खिलाफ चलती है, उसको बोलते हैं हेडविंड। और टेलविंड होती है जब आप जिस डायरेक्शन में जहाज उड़ रहा है पीछे से हवा आती है, तो उसको टेलविंड कहते हैं। तो इसी प्रकार इसको मार्केट में यूज किया जाता है। मान लीजिए किसी सेक्टर के अगेंस्ट या मार्केट ओवरऑल की अगेंस्ट कोई फैक्टर्स काम कर रहे हो, उसको हम कहते हैं हेडविंड्स। और जब टेलविंड होता है जब आपके फेवर में कुछ फैक्टर काम कर रहे हैं, मतलब मार्केट भी चल रही है, पीछे पीछे कुछ फैक्टर उसको सपोर्ट कर रहे हैं, इसको हम टेलविंड कहते हैं। जी हाँ, ये हवाई जहाज से ये भाषा निकल के आई है और मार्केट में बहुत उपयोगी है। जब अगेंस्ट फैक्टर्स हो तो हेडविंड, फेवर में फैक्टर्स हो तो टेलविंड। जी। From Mumbai, we are joined in by Hasmukh now. We welcome you, Hasmukh. Please ask your question. Yeah. Good evening, Market Mantra. Good evening. पुलिस साहब, ये RBI की जो पॉलिसी आने वाली है जून में, उसमें आपका क्या अनुमान है? इस बार कुछ रेट बढ़ाएंगे या वो लोग होल्ड करेंगे? थैंक्स। अगर हम के जो गवर्नर साहब हैं शक्तिकांत दास जी, अगर उनका कुछ समय पहले एक इंटरव्यू आ रहा था, मैं सुन रहा था, तो उन्होंने तो बड़े स्पष्ट शब्दों में, और आपका प्रश्न ठीक उनके उस इंटरव्यू से संबंधित है, उन्होंने तो स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि उनसे जब पूछा गया कि रेट, यही सवाल जो आपने पूछा है कि रेट बढ़ेंगे, मैं इसलिए उनका हवाला देके कह रहा हूं कि ये बेसिकली RBI की मॉनेटरी पॉलिसी का काम है। उन्होंने कहा इट्स अ नो ब्रेनर। नो ब्रेनर का अर्थ है कि इतनी बढ़ी हुई इन्फ्लेशन, जब 7.79% हमारी इन्फ्लेशन है, तो ऐसे में RBI के पास और कोई चारा ही नहीं है रेट बढ़ाने का। तो मुझे लग रहा है आप 25 से 40 बेसिस पॉइंट्स का फिर इजाफा आने वाली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग में देख सकते हैं। और रेपो रेट में बढ़ावा होगा, हो सकता है CRR को शायद ना छेड़े, पर रेपो रेट बढ़ना लगभग तय है। बिल्कुल आपने ठीक अनुमान लगाया है और ऐसा ही होने की पूरी बाकी देखिए, डिसीजन मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का है। अगर कुछ और लेते हैं तो ये उनके, बाकी अभी जो हालात दिख रहे हैं आर्थिक रूप से, वो तो यही कहते हैं कि रेट थोड़ा और बढ़ाया जाएगा। जी। काशीनाथ है चेन्नई से हमारे अगले कॉलर। स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। गुड इवनिंग मार्केट मंत्रा जी। जी, गुड इवनिंग। कोहली साहब को भी मेरा नमस्कार है। नमस्कार काशीनाथ जी। कोहली का जो प्रश्न आता है, मुझे पहले विराट कोहली का याद है, वो भी दिग्गज है, आप भी फाइनेंस में दिग्गज है सर। सर, आपको सोनू जी तो बोल दिए कि कोई विशेष कंपनी या स्पेसिफिक कंपनी का शेयर के बारे में नाम नहीं लेंगे, फिर भी हिंदी में कहावत है कि समझदार आदमी के लिए इशारा काफी है। तो आप तो प्लीज कृपया करके बताइए, एक पहले 5th लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर का बैंक था, मैं कंपनी का नाम नहीं लूंगा, जिसका शेयर प्राइस 400 के करीब चला गया था, लेकिन अभी 15-20 में घूम रहा है। तो वो शेयर प्राइस कितना दिन या कितना सालों के बाद फिर आपका पूर्व स्तर को आ जाएगा, इसका बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए। और उसका CEO जो अभी जेल में है, शायद आपको समझ में आ गया होगा, फिर ये कृपया बोल दीजिए। काशीनाथ जी, देखिए, विराट कोहली तो छक्के चौके मारते हैं, मैं तो आर्थिक और वित्त विषयों पर, स्टॉक मार्केट बिजनेस पे ओपिनियन देता हूं। आप देखिए, आप बड़े चालाकी से राजेश सोनू इन्होंने पूछने की कोशिश करी, पर आप कितना भी कहें कि अकलमंद को इशारा काफी, हम यहाँ पर कंपनी का नाम तो काशीनाथ जी फिर भी नहीं लेंगे। और अगर मैं समझ भी रहा होऊंगा तो भी मैं उस कंपनी के स्पेसिफिक शेयर मूवमेंट के बारे में, क्यों वो गिरा, क्या वो उठेगा, वो नहीं कहूंगा। आपको मैं सेक्टर्स, क्योंकि अब आपने फोन किया है, पूछा है, तो मैं कुछ सेक्टर्स आपको बता देता हूं जो कि आने वाले समय में ज्यादा प्रॉमिसिंग लगते हैं मुझे। FMCG सेक्टर है, IT सेक्टर बहुत प्रॉमिसिंग लगता है, डिफेंस सेक्टर है। चलिए काशीनाथ जी, आपने फोन किया तो मैंने आपको 3 सेक्टर्स बता दिए। लंबी अवधि के लिए आप अगर रखें इसको 3 से 5 साल, आपको अवश्य अच्छा रिटर्न देके जाएंगे। बाकी आप घुमा फिर आगे पूछेंगे, हम नाम तो काशीनाथ जी फिर भी नहीं लेंगे, आप जो मर्जी। जी। JS Saluja now joins us from Delhi. We welcome you. Please ask your question. Good evening. Good evening, Sharad ji and the entire team. Good evening, Saluja sir. My question is that the next week is very important. Why?
because one RBI policy, second even the Fed policy is going to come in a fortnight or so. So just I want to know the opinion of Mr. Kohli on the market as to what the retail investors should do. Are we going to break 1570 eventually, or he thinks that we should continue investing a little? Thank you. This is good for all the investors. Mr. Saluja, indeed, it's a very good question. I would answer the last part of your question first. Yes, this is a very good time for investors who are looking for bargain picks. When I say bargain picks, where the valuations and the book value and the PE multiples have come down, the book value has come down. The shares have become fairly attractive, so it's a good period, but you should consult some investment consultant near you and then pick those sticks after fundamental analysis. As for the coming week, as you rightly said, it's a very crucial week. Whenever the Monetary Policy Committee, the Fed meeting in America happens, well, the whole world waits with a bated breath, as they say. But I think we are expecting an interest hike there, which the market has pretty much digested. Having said that, so that may be positive for the market, but then, I have been of the opinion, Mr. Saluja, I don't give a very, very short-term advice for investors, कि आप 2 दिन 3 दिन में क्या करें, वो हम मार्केट का ट्रेंड जरूर बता सकते हैं, पर इन्वेस्टमेंट के लिए जहां तक बात आती है, I personally feel, Mr. Saluja, that as long as this conflict is on, the Russia-Ukraine, we will keep hearing something or the other which is sometimes positive but mostly negative. So therefore, I would suggest the investors should remain cautious. The short-term investors or day traders, they must remain very, very cautious because you have been witnessing the volatility in the market. Every time the market tries to come on, a couple of bad news come and they go down again, and vice versa. Sometimes it goes down and then something positive comes and it rises. So therefore, this volatility for short-term investors is very destructive. So my advice to you is go for long-term, pick up some bargain hunts from the market. There are a lot of attractive valuations, even in the large cap. Some of the sectors which I just mentioned, I will repeat again, IT, defense, FMCG, pharma still is not that bad, although some corrections have happened. So therefore, you can choose accordingly. But I would, Mr. Saluja, you're a veteran and you're very knowledgeable as well. My advice to you is go for long-term bets in this market. Short-term can be very, very dicey. और अब चलते हैं थाने, जहां से गुरुनाथ है हमारे अगले कॉलर। गुरुनाथ जी नमस्कार, सवाल पूछिए। जी मैडम नमस्कार। जी सवाल पूछिए। कोहली सर को भी नमस्कार। नमस्कार गुरुनाथ जी। सर मेरा क्वेश्चन है, सर ये जो अपना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हमारे देश का आयकर विभाग जी, सर इनका जो वैसे भी हमारे देश में डायरेक्ट टैक्स भरने वालों की संख्या बहुत ही कम है, जितनी जनसंख्या हमारी है और जितनी अमीरों की संख्या बढ़ रही है देश में जी। सर मैं कई बार देखा हूँ कि उनका जो फोकस रहता है वो मेट्रोपॉलिटन सिटी या अर्बन एरिया में। अभी रूरल एरिया में क्या हो रहा है, जो गांव कस्बे थे वो भी शहरों में तब्दील हो रही है और रियल्टी जो सेक्टर है उसमें इतने लोगों ने मतलब 50 किसी का 100 करोड़ का प्रोजेक्ट चल रहा है, जगह सस्ती मिल जाती है, वो लोग अच्छा खासा मुनाफा कमाते हैं, फिर भी वो टैक्स देने से कभी भी बचते रहते हैं। मतलब कई बार मैं देखा हूँ कि वो बोले हमें को कोई पूछने आता ही नहीं। सर तो क्या कहेंगे इसके बारे में? कल गुरुनाथ, हालांकि ये सरकार का काम है, हमारा और आपका काम नहीं है कि कैसे टैक्स एवेडर्स को, जो लोग टैक्स अवॉइडेंस करते हैं, उनको पकड़ा जाए। ये बात आपकी सच है कि ज्यादा टैक्स देने वाले शहरों में टियर 1, टियर 2, टियर 3 सिटीज में है, जहां पर ज्यादा आय देखी जाती है। रूरल बेल्ट में हम जाते हैं तो हम कृषि क्षेत्र में एंटर कर जाते हैं ज्यादातर, और कृषि क्षेत्र में तो आपको पता है एग्रीकल्चर इनकम टैक्सेबल नहीं है। यहाँ पर आपकी बात ठीक है, कुछ छोटी मोटी जगह पर भी रियल एस्टेट की बहुत डेवलपमेंट हो रही है, वहां पर फ्लैट्स अपार्टमेंट्स बन रहे हैं, डेवलप किया जा रहा है। और देखिए सरकार के पास मैं समझता हूं पर्याप्त इस समय हथियार हैं इन टैक्स एवेडर्स को पकड़ने के लिए। AIS शुरू किया गया है, बैंकों में ट्रांजैक्शंस को टाइप किया गया है, सारी डिजिटल प्रणाली की गई है। तो इन सब माध्यमों से गुरुनाथ जी आप निश्चिंत रहें, अगर वो बच भी रहे हैं तो वो ज्यादा दिन तक बच नहीं पाएंगे, और सूनर और लेटर एज जैसे अंग्रेजी में बोलते हैं, वो लोग टैक्स के नेट में आएंगे। और ये काम सरकार का है, हम और आप सरकार पर इसको छोड़ते हैं। और आप किसी व्यक्ति विशेष की आप बात कर रहे हैं तो इनकम टैक्स में प्रावधान होता है, आपको अगर टैक्स इवेजन नजर आ रही है तो आप सरकार को रिपोर्ट कर सकते हैं, उसका कुछ परसेंटेज भी आपको कॉन्फिडेंशियली दिया जाता है। तो इसलिए मुझे उम्मीद है कि ऐसे टैक्स इवेडर्स ज्यादा दिन तक नेट से बाहर नहीं रह पाएंगे, क्योंकि मैं सारी उस प्रणाली को जानता हूं जो कि टैक्स इवेडर्स को ट्रैक करती है। जी
We're going in for a short commercial break at this point of time and be back with you very soon. Ratnakar from Mumbai, stay with us. उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी। आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से। लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान। अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग। डायल कीजिए 870-001-4242। नंबर एक बार फिर नोट करें, 870-001-4242। मार्केट मंत्र में आपका फिर स्वागत है। रत्नाकर जी हैं मुंबई से हमारे साथ। धन्यवाद आपका कि आपने पेशेंस के साथ वेट किया। सवाल पूछिए। हेलो जी रत्नाकर जी, सवाल पूछिए। हाँ, गुड इवनिंग मैडम। मेरा सवाल है जी कि पी रेशो का मतलब क्या है, और वो पी रेशो कैसा वो शेयर्स का चढ़ उतार के लिए जिम्मेदार रहता है, वो बताइए। और अर्निंग पर शेयर एंड पी रेशो, इसका मीनिंग, और पी रेशो ज्यादा रहेगा वो अच्छा है कि कम रहेगा अच्छा है? चलिए रत्नाकर जी, बहुत अच्छा फंडामेंटल एनालिसिस का आपने सवाल पूछा है। तो ईपीएस जो होता है, अर्निंग पर शेयर जिसको हम बोलते हैं, वो टोटल कंपनी का जो प्रॉफिट होता है, उस प्रॉफिट को जब टोटल नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर दिया जाता है तो ईपीएस आता है। मैंने पहले ईपीएस इसलिए बताया क्योंकि इसी में से फिर पीई रेशियो निकल के आती है, और इस ईपीएस को प्राइस ऑब्लिक उसको डिवाइड करते हैं जब आप अर्निंग से पर शेयर से, तो पीई मल्टीपल उसको हम कहते हैं, वो निकल आता है। आपने दूसरा पूछा कि ज्यादा या कम रहता है। ईपीएस तो जितना ज्यादा से ज्यादा हो उतना अच्छा है, पर पीई मल्टीपल जो है जितना कम से कम हो रत्नाकर जी उतना अच्छा है। तो इसलिए मान लीजिए किसी सेक्टर की औसतन पीई रेशियो 10 है और एक किसी विशेष कंपनी की वो बढ़ के 20-25 हो जाती है, तो ऐसा माना जाता है कि वो ओवर प्राइस्ड शेयर है। तो इसलिए पीई मल्टीपल जितनी कम हो मुझे लगता है उतनी अच्छी है, और उसको आप ईपीएस जितनी ज्यादा हो उतनी अच्छी। उम्मीद करता हूं अगली बार जब आप पीई को देखेंगे और ईपीएस को देखेंगे तो आप तुरंत भाप जाएंगे कि शेयर को लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। Sachin from Mumbai joins us now. Sachin, we welcome you. Hello. थैंक यू। Yeah, please ask your question. आवाज आ रही? जी आ रही है, सवाल पूछें अपना। सर मेरा जो क्वेश्चन है ना, वो बैंक में हम लोग जो मिनिमम अकाउंट बैलेंस मेंटेन करते हैं ना जी, उससे रिलेटेड है जी। तो आरबीआई गाइडलाइंस के हिसाब से ये क्वार्टरली होता है या मंथली होता है? रिसेंटली मैंने प्राइवेट बैंक में अकाउंट ओपन किया है, तो वो बता रहे हैं कि उनके हिसाब से मतलब मंथली वो लोग चार्ज कर सकते हैं। अगर आप उन्होंने मेरे अकाउंट में कम पैसे होने की वजह से चार्ज किया है। देखिए सचिन, ये बैंक टू बैंक डिफर करता है। कुछ बैंक एवरेज क्वार्टरली बैलेंस लेते हैं, कुछ बैंक एवरेज 6 मंथली लेते हैं, कुछ बैंक एवरेज मंथली बैलेंस लेते हैं। तो ये बैंक टू बैंक ये पॉलिसी डिफर करती है। इसमें कोई आरबीआई का इतना ज्यादा मिनिमम बैलेंस में दखल नहीं है। ये बैंक की अपनी पॉलिसी है, जिस प्रकार के उसको कस्टमर्स हैं, जिस प्रकार के उसको मार्केटिंग करनी है, जिस प्रकार की उनको कस्टमर्स कैप्चर करने हैं, उस हिसाब से वो काम करते हैं। आप देखते होंगे कुछ विदेशी बैंक हैं, वहां पर आपको मिनिमम बैलेंस काफी ज्यादा दिखता है। कोई बैंक तो ऐसा है जहां 50,000, 1 लाख मिनिमम बैलेंस रखना होता है। कोई बैंक ऐसा है जहां 25,000 से काम चल जाता है। और कुछ जो सरकारी बैंक हैं जो कि लोगों के हित के लिए चलते हैं, वहां पर आपको 1,000, 5,000, और सबसे बड़ी बात तो जनधन अकाउंट आपको, अगर आपने सुना हो, जो जिसके अंतर्गत 40 करोड़ से ऊपर अकाउंट खोले गए हैं, वहां तो आजकल 0 बैलेंस है। तो मैं आपको सलाह ये दूंगा, अगर आप मिनिमम बैलेंस से प्रताड़ित हैं, मतलब आपको अगर वो चुभ रहा है और लगा रहा है बैंक, तो आजकल हमारे पास बैंकों की बहुत चॉइस है सचिन जी। आप किसी दूसरे बैंक में भी अकाउंट खुलवाएं और ज्यादा आप उस बैंक से डीलिंग रखें, ये मेरी आपको सलाह है। बाकी बैंक टू बैंक ही डिफर करता है, तो इसमें आप बैंक की शॉपिंग कर सकते हैं, आप एक बैंक से कंपेयर कर सकते हैं किसका में। और खुलवाते टाइम जरूर पूछिए कि बताइए साहब मिनिमम बैलेंस आपका कितना है और मुझे पेनल्टी कितनी लगेगी और कितना नीचे जाने पे लगेगी, आप अवश्य पूछिए सचिन। अगले श्रोता हमें सागर से फोन कर रहे हैं। विपिन जी नमस्कार, स्वागत है आपका, सवाल पूछे। जी मैम नमस्कार, कोहली जी को भी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार जी। मेरा एक सवाल था सर, जो कि मतलब मुझे बहुत दिन से सोच रहा था, लेकिन पूछने का टाइम नहीं, मतलब सवाल आया नहीं मन में। मैं जानना चाह रहा सर कि आरबीआई, मैंने सुना कि पहले किसी दूसरे देश के लिए भी काम करता था, तो उसका कारण क्या था सर, वो देश भी कौन सा था, ये जानना था मुझे सर। आरबीआई किसी दूसरे देश के लिए काम करता था, मुझे नहीं पता आप कहाँ हिस्ट्री में इसको, मैंने
मुझे याद है पिछले कार्यक्रम में बताया था कि मेरा जो है इतिहास जरा स्कूल के टाइम से कमजोर रहा है, तो आप अवश्य किसी पुराने उसकी बात कर रहे होंगे। आज अब आरबीआई, बाकी आरबीआई जब से बना है मुझे तो भारत में ही काम करता नजर आ रहा है। आरबीआई किसी और देश के लिए ऐसा मेरे सुनने में नहीं आया कि काम करता है। हो सकता है मेरी जानकारी में कहीं कोई गैप हो जिसके कारण से, बाकी फिलहाल आरबीआई हमारे लिए काम करता है और हम तो उम्मीद करेंगे हमारे लिए ही काम करता रहे। हमें बहुत जरूरत है आरबीआई की। जी। Shankar from Bhopal joins us now. Shankar, we welcome you. Hello. Good evening, Market. Good evening. So my question is how this merger and demergers affect a company share. Recently, a huge bank and its housing loan division company were merged. So how will it affect its share in future? And also in the same context, how banks like SBI and Axis, etc., who have a very big, large asset management companies in it, if their demerger happen, how will it affect the share in future, and how are they priced today? So can you shed some light on this, please? Shankar, as a matter of principle, we will not speak on any specific share, but I can in general tell you, merger or demerger, merger and demerger it can boost the price, it can also reduce the price. It depends on how strategic that merger is. It depends on how much value is being created after merger or how much value is being segregated after demerger. And then it will also depend upon how many shares of A company are being given to B company, or B company is being given to A company, or the shares are being swapped with each other. So mergers and demergers can happen on many permutation combination. I'm talking of the terms of merger and demerger. Therefore, to be very specific, because we don't talk specific, I have told you some general points by which you can judge if the prices of a particular merger or demerger, the merging companies or the demerging companies will rise or they will fall. This can only be, Shankar, discussed in specifics. Whatever was general, I told you, all depends on the strategy of the merger and what is the merger aimed at. Yeah. दिल्ली से गौतम है हमारे अगले श्रोता। नमस्कार, सवाल पूछिए। सभी को नमस्कार। मेरा एक सवाल है टैक्स रिजीम से रिलेटेड। ओल्ड टैक्स रिजीम, न्यू टैक्स रिजीम में कौन सी बेटर है? क्या कोई थ्रेशोल्ड लिमिट है जिसके बेसिस पे, थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ सैलरीड इनकम, कोई थ्रेशोल्ड लिमिट है जिसके बेसिस पे डिसाइड किया जा सके कि ओल्ड न्यू टैक्स रिजीम चूज की जा सकती है? धन्यवाद। देखिए गौतम, जो न्यू टैक्स रिजीम लाया गया वो इसलिए लाया गया कि टैक्स को सिंप्लीफाई करने के लिए उसमें आपको डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस जो आती हैं, जैसे आपको हाउस रेंट अलाउंस की हो गई, हाउसिंग लोन की हो गई, चैप्टर 6A के अंदर जो ATC वगैरह की डिडक्शन मिलती है वो न्यू रिजीम के अंतर्गत नहीं मिलती, और वहां पर स्लैब्स को छोटा छोटा कर दिया गया और उसको डिफरेंट स्टाइल से किया गया। तो ये निर्भर करता है, ये आपको मैं जानकारी दे दूं कि इनकम टैक्स पोर्टल पे भी एक कैलकुलेटर लगा हुआ है। उस कैलकुलेटर में जाके आप अपनी इनकम डाल के आप कैलकुलेट कर सकते हैं दोनों तरीके से कि कौन सा आपके लिए फायदेमंद है। पर अगर मैं आपको सलाह रूप में बोलूं तो मैंने देखा है कि जिन लोगों की एग्जेम्पशंस नहीं है, जिनको कोई एग्जेम्पशन नहीं मिलती, तो करीब 15 लाख के ऊपर की जो इनकम होती है उस पे मैंने देखा है कि न्यू रेजीम ज्यादा फायदेमंद हो जाता है। पर उससे कम की जब इनकम होती है, क्योंकि लोग निवेश करते हैं, इंश्योरेंस पॉलिसी है, PPF अकाउंट है, PPF है, हाउस रेंट देते हैं, आपने हाउसिंग लोन भी लिया हुआ है, तो ऐसे केसेस में फिर ओल्ड रेजीम ज्यादा लाभदायक रहता है। तो मैंने आपको मोटा मोटा बता दिया, बाकी आप इसके लिए कैलकुलेटर डाला हुआ है, आप उसमें डालिए। और अगर आप अपने सैलरी का स्ट्रक्चर देखिए, अगर उसमें ज्यादा एग्जेम्पशंस या आपने हाउसिंग लोन नहीं लिया है या आप ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करते हैं, तो हो सकता है अगर 15 लाख के आसपास या उससे ऊपर सैलरी हो तो आपके लिए न्यू रेजीम फायदेमंद रहे। और मैं आपको ये भी जानकारी दे दूं, उसको आप हर साल चेंज भी कर सकते हैं। अगर आप सैलरीड है तो बिजनेस वाला बार बार चेंज नहीं कर सकता, सैलरीड लोग हर साल उसको आप न्यू से ओल्ड, ओल्ड से न्यू में हर साल आप स्विच कर सकते हैं अपनी सहूलियत के हिसाब से। जी। Before we take our next caller, let's tell you that President Ramnath Kovind today appealed to the representatives of industrial sector to come forward to help the government in reducing carbon emission. He was addressing the 90th year celebration of the Merchants Chamber of Uttar Pradesh in Kanpur this morning. President Kovind said that Kanpur is famous for industries but also infamous for pollution, especially in River Ganga, and the government is trying to clean the river under Namami Gange project. He said that the government has decided to minimize the carbon emission by 2030 and help the industry sector necessary to achieve this goal. Mr. Kovind said that not only the pollution should be minimized, but the industry sector can also help in setting up climate-friendly new industries.
सुरेंद्र है हमारे अगले कॉलर, दिल्ली से हमें कॉल कर रहे हैं। नमस्कार, सवाल पूछिए। सुरेंद्र जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? हेलो जी सुरेंद्र जी, आप ऑन एयर हैं, अपना सवाल पूछिए। बोलिए साहब, खाली हो गए? हाँ जी, पूछिए अपना सवाल। बोलिए साहब, नमस्कार। नमस्कार सुरेंद्र जी। मैं आपसे ये राय लेना चाहता, थोड़ा डिफरेंस बताएंगे डिबेंचर इक्विटी मार्केट वगैरह में क्या फर्क होता है, कंपनी कब डिबेंचर बेचती है? अच्छा। सुरेंद्र जी, डिबेंचर एक किस्म का लोन होता है, डेट इंस्ट्रूमेंट होता है, जिसके अंतर्गत कंपनी एक फिक्स टर्म के लिए 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, 3 साल के लिए डिबेंचर इशू करती है। उसका एक कूपन रेट भी होता है, जिस रेट पे 5%, 6%, 7% जो भी कंपनी डिसाइड करती है उस पर डिबेंचर इशू करती है। वो कुछ रिडीमेबल डिबेंचर्स होते हैं जो कि आपको बाद में कंपनी को वापस करने पड़ते हैं, कुछ नॉन रिडीमेबल होते हैं जो कि वापस नहीं करने होते हैं, और कुछ ऐसे डिबेंचर्स होते हैं कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल होते हैं, कुछ समय बाद इक्विटी में कन्वर्ट हो जाते हैं शेयर्स में, कुछ नहीं हो पाते हैं। कुल मिला के आप बेसिक डिफरेंस अगर दोनों में देखें तो डिबेंचर एक किस्म की उधारी है जो कंपनी ले रही है, और शेयर्स तो हम सब जानते ही हैं, जो कंपनी अपना कैपिटल जनता में देती है आईपीओ के जरिए, वो शेयर्स लोग होल्ड करते हैं, उसको हम इक्विटी कहते हैं। उसमें कंपनी की लोगों की हिस्सेदारी होती है। पर डिबेंचर जिसके पास होते हैं वो कंपनी उसको समझ लीजिए उसने लोन एक किस्म से कंपनी को दिया हुआ है। मोटा मोटा ये, बाकी बहुत लंबा डिस्कशन है, फिर कभी आप पूछिएगा और विस्तार में मैं बताऊंगा। जी। Let's tell you how the U.S. markets fare yesterday. The U.S. markets fell yesterday after a solid jobs report ate into hopes for a pause in the Federal Reserve's aggressive policy tightening. The tech-heavy Nasdaq led the declines, falling 2.5%, as shares of market heavyweights Apple and Tesla were the biggest drags on the market. The Dow Jones Industrial Average fell 349 points, or 1.1%, to 32,899. The S&P 500 lost 68 points, or 1.6%, to 4,109, and the Nasdaq Composite dropped 304 points, or 2.5%, to 12,013. दिल्ली से नंद गोपाल जी हैं हमारे साथ। नमस्कार, सवाल पूछिए। नमस्कार, मेरा क्वेश्चन ये है कि ये 75 इयर्स की एज प्रीवियस ईयर में होनी चाहिए या असेसमेंट ईयर में होनी चाहिए, एक क्वेश्चन। सेकंड है कि प्रिजम्पटिव इनकम से हम टैक्स ऑडिट पर आते हैं, तो टैक्स ऑडिट के बाद प्रिजम्पटिव इनकम पे जा सकते हैं दोबारा? नन को 75 इयर्स की एज है, वो असेसमेंट ईयर के शुरुआत में ही अगर आप टच कर गए हैं, मतलब प्रीवियस ईयर के शुरुआत में टच कर गए हैं, मैं प्रीवियस ईयर बोलता हूं कि फाइनेंशियल ईयर के शुरू में, तो आप 75 इयर्स में आ जाते हैं। दूसरा आपने पूछा कि प्रिजम्पटिव टैक्स, तो देखिए प्रिजम्पटिव टैक्स तो उन लोगों के लिए होता है जो लोग समराइज फॉर्म में बिना अपने खाते रखे उसको फाइल करना चाहते हैं। 2 करोड़ उसको, आपको पता होगा उसकी लिमिट है, और ITR 4 के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो और उसके बाद आप अगर उसको क्रॉस करते हैं तो फिर आप टैक्स ऑडिट में आ जाते हैं। एक बार आप टैक्स ऑडिट में आ गए, उसके बाद आप वापस प्रिजम्पटिव में नहीं जा सकते हैं। नंद गोपाल जी, आप मेरे ख्याल यही बात पूछना चाह रहे थे, तो इसमें स्विच नहीं कर सकते। प्रिजम्पटिव में आने के बाद टैक्स ऑडिट में नहीं जा सकते, और टैक्स ऑडिट में आप आ गए तो वापस प्रिजम्पटिव में नहीं जा सकते। जी। सतीश जी हैं दिल्ली से हमारे अगले कॉलर, लेकिन समय हमें इजाजत नहीं दे रहा कि हम आपसे बात करें। आप हमें अगले सैटरडे फोन करिएगा, और हमारे पास 10 सेकंड है। आपको क्या लगता है अगले सप्ताह कैसा रहेगा सेंसेक्स का प्रदर्शन, शरद जी? सोनू, एज वॉलेटाइल एज एवर, अगर मैं शॉर्ट में बोलूं तो बिल्कुल जैसे आपने उठापटक देखी है पिछले काफी हफ्तों में, मुझे लग रहा है वो कंटिन्यू रहेगी, क्योंकि फेड की मीटिंग। बहुत बहुत धन्यवाद आपका शरद जी, आप आए और शामिल हुए, हमारे श्रोताओं के सवालों के आपने जवाब दिए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you for being with us, Sharad. And before we close the headlines once again, government's push for self-reliance driven by a vision of contributing to global prosperity, says Prime Minister Narendra Modi. President Ram Nath Kovind appeals to the industries to come forward to help the government in reducing carbon emissions. And at the Wall Street, the Dow declines 1.1% on inflation worries. That's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, goodbye. Market Mantra.